तो आज नया एपिसोड लेके मैं विनोद शर्मा एसपीएल की ओर से। प्रोग्राम का नाम है ड्रीम ट्रॉफी मेरी। जो कल इंटरव्यू हमने किया था पॉडकास्ट में, उसमें रविराज रैना थे बीपीएस ब्लास्टर्स के। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय सुदन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और ऑनर बॉर्डर वॉरियर्स। तो इनसे मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, हमेशा की तरह सबको जो सवाल पूछा जाएगा कि डॉक्टर साहब, आपने जो डिसाइड किया एसपीएल की टीम खरीदने का, कब आपको जब मन में आया कि मुझे एसपीएल की टीम खरीदनी है? थैंक यू विनोद जी। मैं क्रिकेट तो इंडिया के हर शायद प्रोफेशन में या हर बच्चे में जब एक एज होती है तो उसमें वो क्रिकेट आता है। गली गली में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, इवन कि आप किसी डॉक्टर को भी पूछेंगे तो वो उसकी हॉबी रहती है क्रिकेट। इंजीनियर को भी पूछेंगे तो वो भी क्रिकेट खेला होगा। तो क्रिकेट तो मैं भी खेलता था, लेट 80s में मैं खेला हूँ क्रिकेट। उसके बाद मेडिकल कॉलेज गया, तो उसके बाद मेडिकल कॉलेज में भी मैं इंटर कॉलेज खेला हूँ एक दो सेशन। तो अब प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ, क्योंकि ये मेरा एक हॉबी थी और एक पैशन तो था ही शुरू में, जब मैं खेल पाता था टाइम था, बट जब वो टाइम निकल गया तो एक हॉबी जो मेरे साथ अभी तक चल रही है, क्रिकेट मेरी हॉबी है। और अब खेलने का खुद वो एज भी नहीं है और अब वो टाइम भी नहीं है। तो लेकिन ये हॉबी जो है इसको कंटिन्यू रखते हुए, जब यहाँ पे एसपीएल आपकी तरफ से लॉन्च हुआ 3 साल पहले, तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना एक टीम में अपनी तरफ से मैं भी लॉन्च करवाऊं, ताकि जो कुछ बच्चे जो हमारे रूरल एरिया से हैं, टैलेंटेड हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म में दूं, ताकि वो बच्चे यहाँ पे खेल के थोड़ा आगे बढ़े। जैसा हम देख रहे हैं कि आज हमारे अब आप अभी प्रेजेंट का ही देख लीजिए कि हमारा जो जम्मू कश्मीर की रांची टीम के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो वो गांव से बैठे हुए हैं। तो हम ये इस चीज को एक्नॉलेज करते हुए मैंने सोचा कि क्योंकि ना उन बच्चों को तो एक प्लेटफॉर्म पे मैं उनको प्रमोट करूं, क्रिकेट को प्रमोट करूं एरिया में। हो सकता है यहीं से कोई निकल के आगे जाके अच्छे प्लेटफॉर्म पे स्टेट की तरफ से, जो आईपीएल की तरफ से, या इवन कि नेशनल स्टेज पे खेले। तो ये मेरा एक टीम लेने का एक ये मकसद था। तो डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि आप इस नतीजे पे कैसे पहुंचे कि मुझे कौन से प्लेयर रिटेन करने हैं और कौन से रिलीज करने हैं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आ गया। ऐसा है, जब बॉर्डर वॉरियर्स हमने फ्रेंचाइजी को जब एस्टेब्लिश किया, तो आपको पता है कि एक बार में तो एक टीम बनती नहीं है। उसके लिए आपको सीजन पर सीजन आपको थोड़ी चेंजेस तो लानी पड़ती हैं, क्योंकि एक टीम, आप कंप्लीट टीम एक ही बार में नहीं बना सकते। आप कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि जो परफॉर्म अच्छा करते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, तो ट्राई ये रहती है कि उनको अगर रिटेन किया जाए। और अगर वहां पे जो गैप्स रहते हैं, वो जो पिछले टूर्नामेंट का हम गैप्स लेते हैं, हमारी एक कोर कमेटी है, वहां पे हम इन छोटी छोटी चीजों को प्री बिडिंग टाइम पे हम डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने के बाद ये प्लान करते हैं कि हमारे कौन से एरियाज हैं जिनको हमें इंप्रूव करना है और वहां को फिलअप करना है। तो यही एक रीजन रहता है कि हम उनको रिटेन करते हैं और उन्हीं को हम कईयों को हम रिलीज कर देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा तीसरा सवाल है आपसे। ये पहले तीन सवाल जो चार सबसे पूछे जा रहे हैं कि जो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद पेमेंट की जाती है बिडेड प्लेयर्स पे, इसका इम्पैक्ट क्या है गेम पे और एसपीएल पे? देखो, अभी तक का जो मैंने एसपीएल के 3 सीजन देखे हैं, उसके बाद जो यहाँ का पेमेंट सिस्टम था, वो मुझे लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक फैक्टर। क्योंकि ये इतना इतना ज्यादा पेमेंट प्लेयर्स को कर भी नहीं सकते इस लेवल पे। और मुझे लगता है कि प्लेयर्स को इसका हैबिट हमें डालना भी नहीं है। ठीक है। तो मैं हमेशा से इस फेवर में रहा हूं कि अगर इस पेमेंट सिस्टम को हम किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर दें, जैसे हम किसी पॉइंट सिस्टम पे कन्वर्ट कर दें, जैसे मैंने इस बार डिवाइस किया है, नया सिस्टम अपनी चीज में वो लागू कर रहा हूं मैं, कि मैंने प्लेयर्स तो लिए हैं, वो रुपीज में लिए हैं या जैसे भी लिए हैं। उसके बाद मैंने एक इंट्रा टीम, मैंने एक अपना एक मैकेनिज्म डेवलप किया है कि जब हमारी टीम में प्लेयर्स आ जाते हैं, तो किसी में ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। उनको प्रॉपर्ली टीम के लिए परफॉर्म करना है। पेमेंट का उसके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मैं इतना बड़ा प्लेयर हूं, मैं इतना छोटा प्लेयर हूं, मेरे को कम मिल रहा है तो मैं परफॉर्म क्यों करूं। या जो बड़ा प्लेयर होता है वो कहता है कि मेरे तो फिक्स है इतना, मेरे को तो इतना मिलना वो करूं। अब मैंने उसके लिए एक सिस्टम डिवाइस किया है कि जैसे ही मेरी टीम बनी है, उसके बाद मैंने क्या करना है कि इन सबको एक इंट्रा टूर्नामेंट परफॉर्मेंस बेसिस पे मैंने अपने प्लेयर्स के लिए फिक्स कर देना है कि मेरी टीम में कौन कितने विकेट लेता है, कितने एक पर विकेट मैंने फिक्स कर देना है कि भाई ये रिवार्ड है आपकी एक विकेट का, ये रिवार्ड है आपके एक कैच का, ये रिवार्ड है आपके एक रन का।
जैसे ही वो टूर्नामेंट कंप्लीट होगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे किसने परफॉर्म किया और किसने परफॉर्म नहीं किया, उसी हिसाब से मैंने वो पेमेंट सिस्टम डिवाइस कर दिया है, तो वो मैं इस बार इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। सर, नॉर्मल क्वेश्चंस में मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, चौथा क्वेश्चन इसको बोलेंगे, कि इस बार आपने बिडिंग में बाजी मारी है। अगर तकनीकी खराबी नहीं आती तो आपकी टीम बिडिंग वाले दिन ही एसपीएल जीत गई थी। वो तकनीकी खराबी के कारण या तकनीकी कमी के कारण आपको एक प्लेयर छोड़ना पड़ गया था। इसके बावजूद आपको कौन थ्रेट कर रहा है इस टूर्नामेंट में? कौन सी फ्रेंचाइजी जो आपको थ्रेट कर रही है जिससे आपको लगता है कि ये बाजी मार सकते हैं? देखिए ऐसा है विनोद जी कि एसपीएल में अगर मैं अभी रेट करूं टीमों को, तो एसपीएल का हमारा लेवल ही मुझे लगता है ऐसा है कि उसमें हर एक टीम प्रिपेयर्ड आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। हर एक टीम प्रिपेयर्ड है, अच्छे प्लेयर्स भी मैंने सभी टीम को स्टडी किया है, उसमें देखा है उनका सारा वो स्क्वाड मैंने देखा है, तो हर टीम में आपको अच्छे प्लेयर्स मिल रहे हैं। एक नाम लेना जरूरी है सर। और दूसरी बात यह है कि अभी तो मैं नहीं कह सकता कि क्या है, कौन जीतेगी कौन हारेगी, लेकिन एक पॉलिसी रहती है कि जो टीम चैंपियन टीम होती है नेचुरली वो फोकस करते हैं हम उस पर कि भाई अगर वो उसने वो ट्रॉफी उठाई है तो उसके पीछे जो उनका कुछ प्लान रहा होगा। तो हमारा ये है कि हम एक तो बीपीएस ब्लास्टर और दूसरा एमबीडी को हम प्रेफरेंस में हम उससे थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, क्योंकि चैंपियन चैंपियन ही होता है। अगर उसने टच किया है तो उसमें जरूर कोई ऐसी चीज थी जो उनको वहां तक ले गई। अब तीसरी एक टीम हमारी रुद्राइट्स ने इस पर जो लास्ट टूर्नामेंट हम पिछले 2 टूर्नामेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे सीरीज जो हुई हैं, उसमें रुद्राइट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। टेस्ट मैचेस में उन्होंने सीरीज जीती है, उसके बाद अभी जो लेटेस्ट ट्राइंगुलर हुआ है उसमें भी उन्होंने वो ट्रॉफी उठाई है। तो रुद्राइट्स एक बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि जो इस बार कंपटीशन देगी टीमों को। धन्यवाद सर। तो डॉक्टर साहब बड़े अच्छे जवाब दिया आपने। अब सवाल जो हैं वो हैं विचलित करने वाले, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे छूट है एसपीएल की ओर से कि मैं आपसे कड़वे सवाल पूछ सकता हूं। तो ये मेरा 5वां सवाल रहेगा आपका, वैसे ओवरऑल 5वां सवाल रहेगा कि आपकी टीम में सुंदरमणि का सबसे बेस्ट मटेरियल कैप्टन मौजूद है, जो सुंदरमणि का सबसे अच्छा कप्तान है, उसके बावजूद आपने अपने भांजे को कप्तान बनाया हुआ है, कारण? देखिए ऐसा है विनोद जी कि ये तो मुझे भी पता है कि हमारे पास इस टाइम जो राघव जो हमारा कैप्टन था वो इस वक्त सुंदरवानी का सबसे अच्छा कैप्टन था। ये मुझे जब मैंने फ्रेंचाइजी ली थी तब भी मुझे ये पता था कि अगर वो मुझे मिल गया तो समझ लो मेरा आधा काम हो गया। वैसा ही हुआ, लक ने हमें फेवर किया, बीड में हमें वो मिल गया, वो पर्ची पे निकला था, हमने ले लिया उसको। उसके बाद हमने उसको इंस्टॉल कैप्टन तो बना दिया हमने उसको। अब जो 2 टूर्नामेंट हुए तो राघव मेरी तरफ से उसकी जो परफॉर्मेंस थी टूर्नामेंट में उस तरफ से मैं आज भी सेटिस्फाइड हूं। उस टूर्नामेंट जो भी टूर्नामेंट 2 खेले उससे पहले उसमें मैं भी सेटिस्फाइड था, मेरी टूर्नामेंट का सबसे टॉप परफॉर्मर वही है अभी तक। लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं है। उसके माइंड में एक था कि मैं जितना परफॉर्म करता था या करना चाहता हूं वो मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसलिए मेरे पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन है, जब प्रेशर कह सकते हैं, तो आप मुझे प्लीज इससे थोड़ा सा रिलीज करिए और किसी दूसरे को बनाइए। अब हमारे पास ऑप्शंस बड़े कम थे क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पहले कैप्टनसी नहीं की उन्होंने, तो अब हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। मैंने एक टीम मीटिंग बुलाई, डिस्कस किया, दूसरा ऑफर मैंने अशु को कर दिया। वो तो स्टेट में रिफ्यूज करेगा कि मैंने तो कभी कैप्टनशिप की, मुझे तो कोई है नहीं है कि मैं उसमें कैप्टनसी के लिए करूंगा, मुझे आप करो। फिर अल्टीमेटली एक कंसेंसस बना कि अमित को कैप्टन बनाओ, क्योंकि मेरा कभी भी ये नहीं रहा कि मैं किसी को फेवर करूंगा। मेरा था कि आप खुद डिसाइड करो कौन कैपेबल है और कौन इस लेवल पे परफॉर्म कर सकता है। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि अमित को बनाएंगे। रावण के लिए अभी भी हमारा वो नहीं है कि वो हमारी टीम में ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा एक कैप्टन बन गया तो आगे वो कंटिन्यू करेगा। जैसे ही हमारा जो ओरिजिनल कैप्टन है जो परफॉर्म करता आया सुंदरबनी के लिए, अभी भी इतना अच्छा जैसे ही वो रिलैक्स होगा तो कभी भी हम उसको वापस अपनी जगह पे प्लेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, प्रश्न नंबर 5 को मैं जारी रखूंगा, जो आपने कहा कप्तानी के बारे में। तो जो आपने बताया, मुझे लग रहा है कि टीम में 2 पावर सेंटर बन गए हैं, जिससे निर्णय लेने में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। जैसे पिछली बार टॉस जीत के बैटिंग 200 रन खाने के बाद उसके बाद ऑलमोस्ट चेज कर गई टीम, दोनों मैच चेज कर गई थी, ऑलमोस्ट 4-5 रन से आना कोई मॉरल विक्ट्री थी आपकी। उसके बाद लास्ट मैच आपने तो टोटली 1/3 जीत लिए थे। तो ये लगता नहीं कि आप पावर सेंटर 2 जो बन गए हैं वो उसके कारण है, या कोई और कारण है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
सर ऐसा नहीं है, ऐसा है कि हमारा जब मैच होता है अगले दिन तो हमारी एक टीम मीटिंग होती है उससे पहले। कल के किसी मैच में कंडीशंस क्या रहेंगी, कौन सी टीम अगेंस्ट है, कौन सी टीम खेल रही है, किसके अगेंस्ट हमको खेलना है, उनका बैटिंग कैसी है, उनकी बॉलिंग पिछले उसके मैचेस में उन्होंने कैसे चेज करते हुए कैसा खेला, और पहले बैटिंग किए तो कैसा खेला, वो हम पूरा डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कल हम अगर टॉस जीतेंगे तो क्या करेंगे, और अगर टॉस हारेंगे तो हमारा बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा। हाँ देखिए, हम मैच हारे हैं, दो दो करते हुए चेज करते हुए हारे हैं, लेकिन ऐसा होता है क्रिकेट में, बहुत बार पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही हुआ है। चेज करते हुए हम हारे जरूर हैं, और कई ऐसे क्रिटिकल टाइम पे कोई कैच छूट गया तो हम वो मैच हार भी गए, ऐसा ही हुआ उस मैच में भी। अदरवाइज हमारी टीम अच्छा खेली है और कंबाइंड होकर खेली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आगे भी हमारा ये होगा कि हम हर मैटर को डिस्कस करते हैं, टीम मीटिंग में डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कैप्टन को बोलते हैं कि आप जाकर डिसाइड करो अपनी मर्जी से, पहले दिन को पूरा प्लानिंग होती है पूरा कि कल हमने क्या करना है। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आज का आखिरी मेरा सवाल है आपसे कि आपने सुंदरमणि का एक बेस्ट ऑलराउंडर जिसको हम मानते हैं, और वो सुंदरमणि की किसी भी टीम में डिजर्व करता है, नाम उसका सुमित खुजूरिया, 10,000 में आपने लिया था, उसको आपने रिलीज किया और उसको आपने बिडिंग में वापस नहीं खरीदा। तो ये क्या रणनीति थी टीम की? देखिए, उसमें कुछ ऐसा था कि हमारी कोशिश थी उसको वापस लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास वॉलेट में अमाउंट बहुत कम था और हमको पूरी टीम बनानी थी। अब सुमित ने जो पिछला टूर्नामेंट था उसमें परफॉर्म तो किया था, उसने बॉलिंग में बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसकी बैटिंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। हम ये सोच के चल रहे थे कि अगर सुमित को हम लेंगे तो कम रेट में हम ले लेंगे, तो इससे हमें क्या होगी, बाकी किसी प्लेयर को हम एडजस्ट करके वो अमाउंट हम किसी अच्छे प्लेयर को भी ले सकते हैं, और वही हमारा हुआ भी। इस बार हमारे पास आपने देखा होगा कि हमारे पास इतना ज्यादा वॉलेट नहीं था, बहुत टीमों के अगर कंपेयर करोगे आप तो हमारा वॉलेट 22 और 23,000 के आसपास था। फिर भी हमने बड़ा प्लानिंग से चलने के बाद अच्छी टीम बना ली हुई है। हमारे पास हमारी टीम में इस टाइम 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, हमारे पास एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है, और हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर, जो हमारे लोअर ऑर्डर में बहुत अच्छा बैटिंग करता है। और वो हमारा प्लान था कि हम इस तरह की टीम बनाएंगे तो हमें नेचुरली ओवरऑल अच्छा मिलेगा। हाँ, ट्राई हमने किया, विंडो में जाके हमने ट्राई किया सुमित को वापस लेने का, लेकिन तब तक क्या होता कि विंडो में दूसरी टीम की अपनी चॉइस होती है, आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, आप वो चीजें होती हैं बीच में, वो रूल्स हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हम वहां पे हम सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन फ्यूचर में हमारे माइंड में वो जरूर है, हम जानते हैं कि वो अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा हमें इस बार वो मिस कर गए, हमारी स्ट्रेटेजी की वजह से वो मिस कर गए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार हमेशा की तरह आपकी टीम रैंक नंबर 1 है हर बार, लेकिन इस बार आपसे चूक ना हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक